नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में जनगणना के पहले चरण के तहत भवनों की स्वगणना की शुरुआत आज से की जा रही है। इस अभियान का शुभारंभ राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया। पहले चरण में मकान सूचीकरण और गणना के लिए 4,491 सुपरवाइजर और 26,348 प्रगणकों सहित कुल 30,839 कर्मियों की टीम तैनात की गई। यह टीम 25 अप्रैल से 24 अप्रैल तक घर घर जाकर मकान सूचीकरण और गणना का कार्य जारी करेगी। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे इस अभियान में सहयोग करें। शुरुआत हुई है, रात 12 बजे से पोर्टल खोल दिए गए हैं। हमारे लगभग 32,000 से ज़्यादा चिन्हित किए गए स्थान, वहाँ पर जाकर इसको प्रारंभ करेंगे। आज महामहिम राज्यपाल और आदरणीय मुख्यमंत्री जी और मैं स्वयं भी इस जनगणना में भाग लेंगे और मैं समझता हूँ कि कल से सभी लोग इसमें, आप सब भी सम्मिलित हैं, आप सबका सहयोग भी इसमें अपेक्षित है। जनता को जागरूक करने के लिए, अधिकारियों को सहयोग करने के लिए उन सब बिंदुओं पर वो उसमें भाग लें। देहरादून में सीएम धामी ने जनगणना 2027 के तहत स्वगणना प्रक्रिया की शुरुआत की। इस पहल के साथ उत्तराखंड डिजिटल जनगणना की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने स्वयं स्वगणना कर इस अभियान में प्रदेश की जनता से अपील की है कि वे इस प्रक्रिया में शामिल होकर जनगणना को सफल बनाएं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में कृषि और कृषक कल्याण विभाग के अंतर्गत मानचित्रक पद पर चयनित 12 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनकी नियुक्ति राज्य की कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसके प्रभावी क्रियान्वयन के बाद अब तक 30,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। देहरादून स्थित सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान लालकुआं, भीमताल, नैनीताल, कालाढूंगी, काशीपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, सितारगंज और रामनगर विधानसभा क्षेत्रों में चल रही सीएम घोषणाओं और विकास कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में अधिकारियों से इन क्षेत्रों में चल रही योजनाओं की स्थिति की जानकारी ली गई और लंबित कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड भवन और अन्य कर्मकार कल्याण बोर्ड का द्वारा विकसित श्रमिक सेवा मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पलायन रोकने के लिए श्रमिकों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कौशल प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 8,005 श्रमिकों के खातों में 17 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के हित में पारदर्शी और प्रभावी योजनाएं चला रही है। हल्द्वानी में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के दौरे के दौरान पार्टी के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान को लेकर डैमेज कंट्रोल की कोशिशें तेज होती नजर आ रही हैं। हाल के दिनों में कुछ नेताओं की ज्वाइनिंग और वापसी को लेकर असंतोष की खबरों के बीच यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इसी क्रम में पूर्व ब्लॉक प्रमुख और निष्कासित नेता संजय नेगी की वापसी को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि पार्टी में कुछ नेताओं की ज्वाइनिंग अभी बाकी है और समय और परिस्थितियों के अनुसार सभी को शामिल किया जाएगा। उनके इस बयान को संगठन में नाराजगी कम करने और एकजुटता का संदेश देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी चुनावों को देखते हुए कांग्रेस अंदरूनी मतभेद खत्म कर मजबूत रणनीति पर काम कर रही है। अच्छा किया आपने ये सवाल पूछ लिया। बात ये है कि बहुत से लोग हैं, एक दिन में सबकी ज्वाइनिंग नहीं, बारी बारी से सबका जायजा लेते हुए हम हर एक नाम पर डिस्कशन भी होती हैं और देखा भी जाता है, लोगों का फीडबैक भी लेते हैं। तो ज्वाइनिंग
बाकायदा चलती रहेगी। किसी का फुल स्टॉप या कुछ ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन सिचुएशन को देखकर और स्थिति को देखकर फैसले लिए। हल्द्वानी में पुलिस ने देर रात सख्त चेकिंग अभियान चलाया। रात 11 बजे के बाद शहर के प्रमुख चौराहों पर शुरू किए गए इस अभियान के दौरान खासतौर पर ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों पर नजर रखी गई और संदिग्ध व्यक्तियों से सख्ती से पूछताछ की गई। पुलिस टीम ने वाहन चालकों के दस्तावेजों की जांच के साथ उनकी पहचान भी सत्यापित की। जिन लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं पाया गया उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह अभियान कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है और आगे भी जारी रहेगा। आप सब जानते हैं PHQ स्तर से ऑपरेशन प्रहार स्टार्ट किया गया है। उसी के क्रम में नैनीताल SSP महोदय द्वारा उनके निर्देशन में ये अभियान चलाया जा रहा है और इसमें लगातार रात को 11 बजे के बाद जो भी लोग निकल रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है, उनका सत्यापन किया जा रहा है और जो भी संदिग्ध मिल रहे हैं उनका सत्यापन किया जा रहा है और ड्रिंक एंड ड्राइव, रैश ड्राइविंग और अन्य जो भी ऐसी गतिविधियाँ पाई जा रही है जो संदिग्ध है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नैनीताल में सांसद अजय भट्ट ने बार एसोसिएशन के शपथ समारोह में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं पर विस्तार से जानकारी दी। सांसद ने जमरानी बांध, सड़क उन्नयन कार्यों और STP जैसी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि भारतीय जनता पार्टी आगामी 2027 के चुनाव में जीत हासिल करेगी। मैं नैनीताल बार का आजीवन सदस्य हूं। मैं आभारी हूं, इस बार ने मुझे आजीवन सदस्यता दी है। पिछली बार भी मैं यहां आया था। इस बार नई कार्यकारिणी नए माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में गठित हुई है। ऐसे अवसर पर मुझे आमंत्रित किया, इसलिए मैं आज यहां नैनीताल बार में शपथ ग्रहण समारोह में शरीक होने के लिए आया हूं। आप जानते हैं कि वकील बहुत ही नेक, ईमानदार और बुद्धिजीवी माने जाते हैं और हैं। वो कानून निर्माता हैं, कानून के ज्ञाता हैं और हर चीज को अच्छी तरह से समझते हैं और गरीबों की सहायता के लिए भी आगे आते हैं। पेशे में बहुत संघर्ष है, बहुत सारी मांगे भी आज हमारे वकील महोदयान की तरफ से आई हैं। मांगे बहुत अच्छी हैं, कुछ न कुछ मांगों में होना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इन मांगों को उठाऊं और कोई न कोई सुविधा मिलेगी। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों को परखने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने गढ़वाल मंडल के सभी 7 जनपदों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। इस अभ्यास के जरिए संभावित आपदाओं से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की गई। देहरादून स्थित राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र में बने कंट्रोल रूम से पूरे अभियान की निगरानी की गई है। आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक की अध्यक्षता में हुई इस मॉक ड्रिल में NDMA और USDMA के साथ भारतीय सेना, SDRF, NDRF, जिला प्रशासन और फायर विभाग सहित कई एजेंसियों ने हिस्सा लिया। अधिकारियों ने बताया कि इस अभ्यास का उद्देश्य आपदा की स्थिति में सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और यात्रा को सुरक्षित बनाना है। चारधाम यात्रा में हमें किस चीज़ की दिक्कत परेशानी आ सकती है, इसे जूम किया और उस पर हम किस प्रकार से कंट्रोल करेंगे, इस पर प्रैक्टिकल लाइव हमने उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ इस मॉक ड्रिल में व्यवस्था देखी है। देखिए, जब हम इस व्यवस्था को करते हैं तो हमारी जो चारधाम यात्रा है ये हमारे राज्य के आर्थिक संसाधनों को जोड़ती है। इस चारधाम यात्रा का पूरे देश में एक इस प्रकार की संदेश जाए कि हमारी जो यात्रा है सबसे सुरक्षित यात्रा है, आप सब लोग आइए। इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये मॉक ड्रिल आज हमने यहाँ पर की है। इसमें हम लोगों ने क्या हो सकता है, सपोज करो कोई घटना घटी है, उस घटना के लिए वहाँ लोकल स्तर पर पहले प्रारंभिक तौर पर हमारी जो वहाँ एकदम व्यवस्थाएं हैं। आज आपदा प्रबंधन विभाग उत्तराखंड द्वारा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से पूरे सभी समस्त जिलाधिकारी, जिला प्रशासनों को
ऑन द स्पॉट इंसिडेंट कमांडर बनाते हुए सभी अधिकारियों को एक मॉक ड्रिल स्थापित की है। इस मॉक ड्रिल के अंतर्गत भारत सरकार के रिटायर्ड मेजर जनरल सलाहकार के रूप में और सभी भारत सरकार के अधिकारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और उत्तराखंड सरकार के सभी प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे। इस मॉक ड्रिल के अंतर्गत हम ये व्यवस्था करते हैं कि यदि आपदा आती है तो उसका कोऑर्डिनेशन किस प्रकार विभागों से किया जाए, किस प्रकार की योजना नियोजन बनाया जाए, किस प्रकार की ऐसी व्यवस्था रखी जाए जो घटनाक्रम हो जाए तो उन घटनाक्रम को व्यवस्थित किया जाए। जैसे हेलीकॉप्टर हमारा व्यवस्थित हो, स्वास्थ्य सेवाएं हमारी व्यवस्थित हों, वहाँ पर जो यदि कोई घटना हो जाए, जैसे आग लग जाए तो आग लग बुझाने के साधन क्या हो सकते हैं, भीड़ बढ़ जाए तो भीड़ को रोकने के लिए तुरंत वहाँ पैकेट भोजन व्यवस्था हो, उसको रोकने के लिए कॉलेज की व्यवस्था हो। इस प्रकार से जो अव्यवस्थित घटना होती है उसको व्यवस्थित करने के लिए मॉक ड्रिल एक पूर्व अभ्यास है। उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया कि मुख्यमंत्री अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के बाद सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने जानकारी दी कि 16 अप्रैल से यात्रा मार्गों पर पुलिस बल की तैनाती शुरू कर दी जाएगी और साथ ही सभी अस्थायी पुलिस चौकियां भी उसी दिन से सक्रिय हो जाएंगी। इसके अलावा अतिरिक्त पैरा मिलिट्री फोर्स की मांग भी की गई है जो जल्द उपलब्ध होगी। पुलिस का मुख्य उद्देश्य श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित, सुगम और निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करना है। चारधाम की समीक्षा बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने की अध्यक्षता में हुई है। कंसर्निंग जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की पूरी तैयारी हो गई है और हमारे फोर्स का डिप्लॉयमेंट जो है वो 16 तारीख से ये हो जाएगा। जितने भी अस्थायी चौकियां हैं वो भी 16 तारीख से अपना काम करना शुरू कर देंगी। एडिशनल पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो हमने डिमांड की थी वो पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हमें बहुत जल्द मिल जाएंगी, तो निश्चित तौर पे हम इसको डिप्लॉय करेंगे और एक सुरक्षित और सुगम चारधाम यात्रा जो है हम उसको सुनिश्चित करेंगे। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के कुलपति एनके जोशी को 6 माह का एक्सटेंशन प्रदान किया गया है। उनका कार्यकाल 11 अप्रैल को समाप्त हो रहा था, लेकिन राज्यपाल की मंजूरी के बाद उन्हें सेवा विस्तार मिल गया है। इस फैसले के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन से जुड़े मामलों में निरंतरता बनी रहेगी। देहरादून के लैंसडाउन चौक के पास बस ड्राइवर से मारपीट का मामला सामने आया है, जिसके बाद सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। बताया जा रहा है कि देवभूमि यूनिवर्सिटी की बस के ड्राइवर का फेरी लगाने वालों से विवाद हो गया। ड्राइवर ने आरोप लगाया कि फेरी लगाने वालों ने उस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। घटना के बाद छात्रों और अन्य ड्राइवरों ने बस को बीच सड़क पर खड़ा कर जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभालते हुए जाम खुलवाया। देहरादून में एसटीएफ ने ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पाकिस्तान स्थित आतंकियों के संपर्क में था और सोशल मीडिया के माध्यम से देश विरोधी गतिविधियों की साजिश रच रहा था। जांच में पता चला कि वह देहरादून के महत्वपूर्ण सरकारी और सैन्य संस्थानों की लोकेशन और फोटो पाकिस्तान भेज रहा था और तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान के विस्तार में शामिल था। एसटीएफ और देहरादून पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी के पास से अवैध पिस्टल, जिंदा कारतूस, स्प्रे पेंट और मोबाइल फोन बरामद हुआ है। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सड़कों पर मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर पटाखे फोड़ने और यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार लंबे समय से क्षेत्र में ऐसे हुड़दंगियों की शिकायतें मिल रही थी, जिससे राहगीरों और स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही थी। देहरादून के प्रेमनगर मारपीट केस में मुख्य आरोपी समेत 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपी 25-25 हजार रुपए के इनामी थे और पश्चिम बंगाल से पकड़े गए हैं। मामला तब गंभीर हो गया था जब मारपीट में एक छात्र की मौत हो गई थी और आरोपी फरार चल रहे थे। इससे पहले 4 अन्य आरोपी पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। दून पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत अलग अलग राज्यों में दबिश देकर यह बड़ी सफलता हासिल की है।
फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।